सिविल्स ओनली करंट अफेयर्स मॉड्यूल के आज के सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह मॉड्यूल प्रीलिम्स प्लस मेंस से रिलेटेड जितने भी इशूज़ या फिर न्यूज़ हैं जो कि एक पर्टिकुलर डे या फिर हम 2 दिन मिला के भी ये मॉड्यूल बनाते हैं, तो ये पूरी तरह से बेस्ड होता है इन न्यूज़ या फिर इन इशूज़ के एनालिसिस पे। तो अगर आप लोगों ने इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं देखा है, इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर करंट अफेयर मॉड्यूल, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मॉड्यूल का अगर आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके इस वीडियो को वॉच कीजिए हमारे वेबसाइट पे जो कि civilsonly.in है, या फिर आप नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे भी जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के जो इश्यूज़ हमने कवर किए हैं उसको इंडेक्स के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि कौन से इश्यूज़ हैं। जो हमारा पहला इशू है वो रिलेटेड है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, जिन्होंने कुछ अपील्स को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया 2020 में, और ये 4 सालों के अंदर सबसे हाईएस्ट डिसमिसल था। दूसरा इशू है लेटरल एंट्री के बारे में, जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर आप लोगों ने न्यूज़ कवर किया है तो आप लोग जानते भी होंगे। फिर थर्ड है वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के बारे में जो ये बताती है कि किस तरीके से कोविड-19 के बाद कुछ देशों ने, जो कि लो और लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, अपने एजुकेशन बजट को कट किया है। फिर चौथा है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम TEQIP, क्योंकि ये शट डाउन होने जा रहा है, स्टेज 3 इसका ख़त्म होने जा रहा है, जिससे कि रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज और जो 1200 टीचर्स हैं अप्रॉक्स, इन पे क्या असर पड़ेगा, और जो एजुकेशन सिस्टम है इन कॉलेजेस में जो कि पिछड़े हुए कॉलेजेस हैं, पिछड़े हुए एरियाज़ में, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का पहला इशू हम कवर करते हैं जो कि है NGT के बारे में। और ये इशू क्या है, अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस ग्रीन ट्रिब्यूनल साइटेड डिले इन फाइलिंग एज रीजन टू डिसमिस एवरी सेकेंड प्ली, दैट इज़ 11/22 अपील्स इन 2020। 2020 में 22 अपील्स में से NGT ने 11 अपील्स को डिसमिस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिले। तो आज का ये इशू है, चूँकि NGT का क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन के कटघरे में है, इसलिए NGT आज हमारे इशू में, ठीक है। आज हमारे डिस्कशन में होगा NGT से रिलेटेड पहले भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, फिर भी NGT इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी संस्थान, जिसको स्वायत्त संस्थान भी हम कह सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं, और इनको एक ख़ास पर्पस के लिए, जिस इस ट्रिब्यूनल को एक ख़ास पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया, जिनके 3-4 बेंचेस भी हैं जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ को या केसेस को डिस्पोज ऑफ करती है, ठीक है। तो ऐसी संस्थान जिसके क्रेडिबिलिटी पे सिर्फ अपीलेंट्स द्वारा ही नहीं, जिनके अपील्स को खारिज किया इन्होंने ऑब्वियसली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा भी इसके क्रेडिबिलिटी एंड जो वे ऑफ फंक्शनिंग है इस पर क्वेश्चन रेज किया गया। तो इस वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि वो क्वेश्चन क्या था जो UPSC ने NGT से रिलेटेड पूछा है। तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो NGT और CPCB यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो बेस्ड था इनके डिफरेंस पे। अब डिफरेंस पे पहला डिफरेंस क्या दिया गया था, द NGT हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट whereas the CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा है कि NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। अब ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, इट्स सो लॉन्ग। ऐसे स्टेटमेंट्स तो UPSC पूछती है ताकि आप कंफ्यूज हो, और बिना एनालिसिस किए हुए अगर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जो आप घर में अगर आएंगे ना, इस क्वेश्चन को अगर आपने देखा तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन को मैंने गलत कैसे कर दिया, अगर आपने गलत कर दिया होगा तो।
क्योंकि इसमें कोई भी इन्होंने कुछ हाईफाई ऐसा कोई हाईटेक बातें नहीं पूछी है। इन्होंने पूछा क्या है, पहला पूछा है कि एनजीटी एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है और सीपीसीबी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित किया गया है, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। दूसरा इन्होंने कहा है कि एनजीटी इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करती है और जो हायर कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इनके लिटिगेशन के बर्डन को, कि ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी जितने रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके सामने। तो अब चूँकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका वर्ल्ड वाइड डिस्कशन किया जाता है इन इश्यूज़ पे। तो फिर इसको कौन देखेगी? अगर इन केसेस को भी आपने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, यानी कि जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं वो भी पेंडिंग हैं ऑलरेडी और ये भी पेंडिंग हो जाएगा, जिसमें कि प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए होता है। तो इसलिए इसके लिए एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा सीपीसीबी के बारे में है कि सीपीसीबी क्या करता है। सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। मतलब आप समझ लीजिए जो नाले होते हैं ना, स्ट्रीम्स होते हैं या फिर कुआं, ये सब, और जो एयर क्वालिटी है इनको इम्प्रूव करना, ये काम है सीपीसीबी का। तो इतना सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें आप उलझ जाएंगे अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। कहने का सेंस क्या है मेरा, कि आप में अगर एनालिटिकल पावर नहीं है, अगर ये मेरिट आप में नहीं है, तो आप यूपीएससी के अधिकतर क्वेश्चन, अगर आप 5-10 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें फेल कर जाएंगे। आते हुए भी आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टेटमेंट्स कैसे देती है यूपीएससी। तो ऐसे ही उलझे हुए स्टेटमेंट्स देती है जिनको आपको सुलझा के सही आंसर पे पहुंचना होता है। इसमें कोई, आप देख रहे हैं, आप कुछ भी इसमें कुछ इन्होंने कुछ ऐसा नहीं पूछा है कि जो समझ में नहीं आ रहा हो, बट प्रेशर ऐसा होता है कि आप गलत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसको एनालिसिस करते हुए पहले जान लेते हैं एनजीटी, उसके फंक्शंस और उसके अदर भी रिलेटेड जो एनजीटी के फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वो इशू जो है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, चूँकि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको वैसे भी पता है कि ये मॉडल पूरी तरह से बेस्ड है एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं एनजीटी के बारे में और एनजीटी के फंक्शंस के ऊपर क्या हमने पॉइंट्स रखे हैं और फैक्ट्स क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। तो एनजीटी कैसी बॉडी है? एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया है एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। अब आपने पहला स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, उसमें आपसे पूछा गया था कि एनजीटी को एक एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, तो ये तो आपको यहीं से मिल गया ये आंसर, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मैं आपको समझाना यहाँ पे क्या चाहता था कि कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। जो मेन 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज़ होते हैं, जो जानते हैं वेल एंड गुड, जो नए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, या फिर जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक स्टैट्यूटरी होता है, ठीक है, और तीसरा होता है नॉन स्टैट्यूटरी। ये 3 तरह के बॉडी आप पढ़ेंगे। अगर आपने लक्ष्मीकांत देखा होगा उसके इंडेक्स को देखिए ठीक से, आपको इस तरीके से हेडिंग मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा संवैधानिक। तो संवैधानिक निकाय वैसी निकाय होती है जिनका मूल संविधान में उल्लेख है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। जैसे यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ऐसे ढेरों बॉडीज़, ठीक है। दूसरा आता है स्टैट्यूटरी, जैसे आपने एनजीटी देखा है ना, वो एनजीटी की तरह सीपीसीबी भी है। आगे आप अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन में, जब हम लोग वो एनजीटी वाला जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था ना, उस क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि सीपीसीबी को भी 1974 में एक्ट के तहत ही इस्टेब्लिश किया गया। तो सीपीसीबी भी एक हो गया। इसके अलावा UIDAI का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, आधार कार्ड वाला। दूसरा सेबी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992। स्कैम देखा है आप लोगों ने, स्कैम हर्षद मेहता वाला,
तो ये सेबी जो है ना, पहले से ही ये बॉडी स्टैब्लिश थी, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया 1992 में, क्योंकि तब जाके पता चला इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये भी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर इसके बाद आता है एक नॉन स्टैट्यूटरी। तो नॉन स्टैट्यूटरी में क्या हो गया? सबसे बेस्ट एग्जांपल सीबीआई, फिर सीवीसी, फिर नीति आयोग। नीति आयोग को 2015 में इस्टेब्लिश किया गया, किसकी जगह पे? प्लानिंग कमीशन पे, राइट, इसकी जगह पे इस्टेब्लिश किया गया 2015 में। नीति आयोग के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था। तो चलिए हम फिर देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, आपने जान लिया कि एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया है एक एक्ट के तहत। एक्ट कौन सा एक्ट था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उस फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट को आप याद कीजिए, उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन था। जी हाँ। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है, इसलिए इसको किया ही गया एस्टेब्लिश। तीसरा, डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, यही बात हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू डिस्पोजल ऑफ केसेस। ठीक है, फिर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी लीगल राइट है उसको इन्फोर्स करना, री इन्फोर्स करना, ये भी इनके एक फंक्शन में आता है। फिर नेक्स्ट है रिलीफ या फिर कंपेंसेशन फॉर डैमेज प्रोवाइड करना। इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट का काम होता है आपको जजमेंट देना या फिर वर्डिक्ट देना, तो फिर ये कंपेंसेशन क्यों प्रोवाइड करेगी? बट नहीं, कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करती है। ओके, फिर इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। पहला है कि ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि जो कोर्ट्स हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक तो अपने पुराने जजमेंट के थ्रू के ऊपर के बेस्ड वो लोग जजमेंट देते हैं आगे वाले। ठीक है, जो प्रेजेंट जजमेंट है उनका या तो पुराने जजमेंट पे बेस्ड होता है, या फिर जो मेन उनका प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो काम करते हैं वो होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके तहत काम करते हैं। लेकिन एनजीटी बाउंड नहीं है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो काम करें, बाउंड नहीं है, बट चाहे तो वो हेल्प ले सकती है इनका। ठीक है, तो फिर अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये गाइड नहीं होती तो फिर ये जजमेंट कैसे देती है? कोई बेसिस तो होना चाहिए ना। तो ये जजमेंट देती है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस एक इंग्लिश लॉ है, ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना आपको, मतलब सुनने में, नेचुरल जस्टिस, हाँ, प्राकृतिक न्याय, तो ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है और ये डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, क्या एविडेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों तरफ जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको सुना जाएगा अच्छी तरह से, पूरा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो ये नेचुरल जस्टिस होता है, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फैक्ट है इससे रिलेटेड वो है कि भले ये बाउंड नहीं है प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत, ठीक है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लेकिन ये सिविल कोर्ट की तरह कार्य करती है। और ये पावर इसको कहाँ से मिलता है? इसी से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब देखते हैं उस इशू के बारे में जिस इशू के तहत एनजीटी न्यूज़ में। तो कौन सा इशू है? पहले मैंने आपको बताया था कि 2020 में 22 अपील्स किए गए थे, जिसमें से 11 को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिले। ठीक है, अब कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस प्रोजेक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इनको मेंस में कोड कर सकते हैं, आपका आंसर इससे अच्छा दिखेगा। तब देखते हैं कि टाइम क्या देती है एनजीटी। ये जो टाइम डिले वाली बात है, कितना टाइम देती है और टाइम कांस्टेंट है क्या इन टर्म्स ऑफ एनजीटी। तो सबसे पहली बात, आप एक टर्म देख लें कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस एक टर्म होता है, आपको ये सुनने के लिए मिलेगा, प्रोजेक्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्लियरेंस क्या होता है और डे ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों चीज़ों को पहले आप समझ लें। एनजीटी जो कह रही है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको, मतलब 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना होगा? केस फाइल करना होगा। ठीक है, तो ये 30 दिन कहाँ से काउंट होगा, मतलब कौन से दिन से 30 दिन आप काउंट कर रहे हैं? तो एनजीटी कहती है
कि जो डे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ कम्युनिकेशन, ये टाइम लिमिट जो अप्लाई होगा ये डे ऑफ कम्युनिकेशन से। डे ऑफ कम्युनिकेशन किसका? ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस का। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी कंपनी ने किसी फॉरेस्ट के किसी एरिया को डिफॉरेस्ट किया, मतलब वहाँ कटाई की, वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे थे उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको कुछ फैक्ट्रियाँ या कुछ अपना मशीनरी प्लांट इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब इन्होंने प्रोजेक्ट क्लियरेंस ले लिया कि हमको वहाँ पे काम करना है, ओके। प्रोजेक्ट क्लियरेंस किया। प्रोजेक्ट क्लियरेंस मतलब कि इन्होंने कुछ इस्टेब्लिश करना है और इन्होंने प्रोजेक्ट क्लियरेंस रेगुलेटरी या फिर गवर्नमेंट से लिया। तो ये जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस है, एक रेगुलेटर या जो वहाँ पे जो भी इस्टेब्लिशमेंट करेगा उसको पोर्टल में, गवर्नमेंट पोर्टल पे नोटिफाई करना पड़ेगा, बताना होगा कि हमारा आज से ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस हमें मिल चुका है। तो अगर मान लीजिए इन्होंने 30 अप्रैल को पोर्टल पे डाला तो उसी दिन से 30 दिन काउंट होगा, जिसको डे ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डे ऑफ कम्युनिकेशन जो 30 दिन होगा वो कहाँ से होगा? डे ऑफ कम्युनिकेशन कब से होगा? जब इन्होंने प्रोजेक्ट क्लियरेंस को पोर्टल पर डाल दिया, ठीक है। आफ्टर प्लेसिंग द प्रोजेक्ट क्लियरेंस इन पब्लिक डोमेन बाय द रेगुलेटर एंड डेवलपर, ठीक है। तो इन्होंने जब पोर्टल पे इस प्रोजेक्ट क्लियरेंस को डाल दिया, उस वक्त उस दिन से ही आपको डे ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? फाइल करनी है, ठीक है। बट एनजीटी कहती है कि अगर आपने सफिशिएंट कॉज दिया, ठीक है, तो हम सफिशिएंट कॉज मतलब कि अगर आपका कुछ एक्सक्यूज़ है, जो एक्सक्यूज़ हमें लगा कि नहीं सही है, ठीक है। एक्सक्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव सेंस में आप ना ले। एक्सक्यूज़ का मतलब कि आपने कुछ कारण बताया जिस कारण से हमें लगा कि नहीं नहीं चलो लेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी अपेलेंट्स होते हैं जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरिस्ट या फिर गरीब लोग ही होते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलिए आपको एक्स्ट्रा 60 डेज़ देते हैं, ठीक है। इस 60 डेज़ के तहत आप चाहें तो जो एक्स्ट्रा 60 डेज़ है, एक्स्ट्रा 60 डेज मतलब 30 दिन प्लस 8 दिन, यानी 90 दिनों का टाइम है पूरा। बट ये जो 60 डेज़ है ये सफिशिएंट काउज पे बेस्ड है। इनडायरेक्टली अगर देखें तो ये ट्रिब्यूनल के डिस्क्रेशन के ऊपर है। डिस्क्रेशन मतलब क्या हुआ कि हमने चाहा तो 60 दिन देंगे, नहीं चाहा तो वही 30 दिन में आपको काम चलाना होगा। 30 दिन के ऊपर अगर आप आते हैं तो हम चाहें तो आपको खारिज कर सकते हैं। तो ये सफिशिएंट काउज डिसाइड कौन करेगी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये मेन मुद्दा है टाइम के ऊपर। तो आपने समझ लिया कितने दिनों का टाइम एनजीटी देती है। ग्रेस पीरियड 60 डेज़ का, लेकिन जो ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन है वो 30 डेज़। तो टाइम ड्यूरेशन कब से काउंट होगा? जो डे ऑफ कम्युनिकेशन है, जब डेवलपर या रेगुलेटर ने जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस है उसको नोटिफाई कर दिया पोर्टल पे, उसके बाद से 30 दिन गिना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 60 दिन एक्स्ट्रा। देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो तो एनजीटी ने बोल दिया 30 डेज़ प्लस 60 डेज, यानी 90 डेज़ तो हम मान के ही चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनजीटी ने क्या कहा है? एनजीटी ने कहा है कि 60 डेज़ जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन सफिशिएंट काउज। तो भाई सफिशिएंट काउज का मतलब क्या हुआ कि अगर हो सकता है आप लोगों से लेट हो गया क्योंकि एक जो जेन्युइन काउज होता है, आपने जेन्युइन काउज दिया। तो जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फिर जो बीपीएल लेवल जो लोग रह रहे हैं, बीपीएल कैटेगरी से रिलेटेड, ऐसे ही लोग आते हैं कि किसी का बांध बनने से कोई गांव प्रभावित हो रहा है, ठीक है, किसी का खेत ऐसा है कि जो इफेक्ट हो रहा है रेलवे ट्रैक से, या किसी तरीके का आप नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, तो ऐसे ही लोग आते हैं, ठीक है। तो उसको आप सफिशिएंट काउज देंगे ही, मतलब 60 डेज़ तो आपको मिलेगा ही। तो ये मान के चल रहे हैं लोग, क्योंकि एनजीटी ने अपने पहले ही ऑर्डर्स में कह दिया है, पहले के ऑर्डर में, कि जो डिले होगा, डिले शुड नॉट बी कंस्ट्रूड लिबरली। डिले शुड बी कंस्ट्रूड लिबरली। कंस्ट्रूड मतलब कि इनको ऐसा मान लिया जाएगा, लिबरली लिया जाएगा। लिबरली मतलब कि ऐसा नहीं कि हम कठोरतम कदम उठाएंगे, मतलब ये पेडेंटिक मैनर में, रूढ़िवादी तरीके से कि नहीं नहीं हमने 30 दिन बोला है, 30 दिन ही आपको आना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर ही। और जो 60 दिन है, 60 दिन के लिए आपके पास सफिशिएंट काउज नहीं है, तो ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने पहले ही बोल दिया। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि सब्सटेंशियल जस्टिस। तो ये सब्सटेंशियल जस्टिस पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला कदम होगा जो 60 डेज वाला मेनली है, वो सब्सटेंशियल जस्टिस पे इनका डिपेंडेंट है। सफिशिएंट काउज पे आपने देख लिया ना, ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। मेन जो काउज ऑफ डिसकंटेंट है वो इस कारण से ही
कि आपने पहले ही ऑर्डर्स में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं 90 डेज़ ही आप रखेंगे दिमाग में, लेकिन आप तो अभी बोल रहे हैं 30 दिन के अंदर। और देखिए बात ऐसा है कि जो 22 केसेस है ना, 22 केसेस में जो 11 केसेस को डिसमिस किया है इन्होंने, तो 11 केसेस में ऐसा नहीं कि 11 केसेस 90 दिनों के अंदर वाले ही हैं। 90 दिनों के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, बट इनसे इन जो 5 हैं, इनमें से जो 5 केसेस हैं वो 90 दिनों के अंदर वाले हैं। तो मेन जो इशू है वो इसी बात पे, समझ गया? मेन जो डिस्कशन हो रहा है ना इसी बात पे है। इसके लिए इनकी विश्वसनीयता पे, क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाई जा रही है। ठीक है, तो जो अदर कंसर्न्स है उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि 11 डिसमिसल में से 5 डिसमिस आपने कर दिया, 5 केसेस को, जबकि 90 दिनों के अंदर ही ये केसेस थे, फाइल किए गए थे। फिर दूसरा, सर्टेन स्टेक होल्डर्स, इनका क्या कहना है कि जो आपको वेरियस पोर्टल्स, आप जो कह रहे हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जो नोटिफाई किया गया है या फिर प्रोजेक्ट क्लियरेंस जो दिया गया है, तो हम ये कैसे जानेंगे? ये कौन कह रहे हैं? ये एपिलेंट्स कह रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट कह रहे हैं कि हमें क्या पता। क्योंकि सही बात है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन अच्छे से ली नहीं होती है, इनका एजुकेशन अच्छे से नहीं किया होता है, ये मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, तो इनको कहाँ पता होगा ये सब टेक्निकल बातें। ठीक है, फिर तीसरा कंसर्न क्या है कि जो नंबर ऑफ़ डिसमिसल है, जो पहले हमने बात की थी, वो 4 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 40%। फिर चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, कि लोग ही नहीं कह रहे हैं, एपेक्स कोर्ट भी कह रही है ऐसा, कि आपका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन रेज करता है। एक मोपा एयरपोर्ट केस था, इसको आप चाहे तो कोट कर सकते हैं अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं और आपके पास तथ्य नहीं है तो वजन नहीं रहता है आपने जो लिखा है, इसलिए केस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, आप वहाँ पे रख सकते हैं इस केस को, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक मोपा एयरपोर्ट केस के तहत कहा है इनके बारे में, एनजीटी के बारे में, कि इन फेलिंग टू कैरी आउट ए मेरिट बेस्ड रिव्यू द एनजीटी हैज़ नॉट डिस्चार्ज्ड एन एडजुडिकेटरी फंक्शन। मतलब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जिस एडजुडिकेटरी फंक्शन के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब आपको जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपको इस्टेब्लिश किया गया था, आप वो कार्य करने में विफल रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि एनजीटी और सीपीसीबी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कैसे हम एनालाइज करके स्टेटमेंट 1 को गलत कर सकते हैं, स्टेटमेंट 2 को सही। कहने का मतलब कि आंसर 2 है, 2 ओनली, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, एनजीटी को एक्ट के तहत किया गया है, वो आप जानते ही, हमने बात की थी, एनजीटी 2010 के तहत इनको इस्टेब्लिश किया गया। फिर जो दूसरा है सीपीसीबी, सीपीसीबी को भी नीचे देखिए, सीपीसीबी को 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में इस्टेब्लिश किया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू नहीं किया गया है, समझ गए? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हमने आपको बताया ना, नीति आयोग इसका बेस्ट एग्जांपल है। मतलब कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया, एक ऑर्डर के तहत कि हाँ ये बॉडी इस्टेब्लिश कर दी गई है ना। उसका भी स्टैट्यूट्स के तहत उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, नीति आयोग का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव करनी है ना गवर्नमेंट को, इसके लिए पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत नहीं किया गया इस्टेब्लिश। लेकिन एनजीटी को अगर कुछ बदलाव करना रह गया इसके एक जुरिसडिक्शन में, इसके फंक्शन में, नेचर में, तो पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा इसको जाके, फिर से हमें एक अमेंडमेंट एक्ट निकालना होगा, एनजीटी 2010 के में एक अमेंडमेंट करना होगा, और फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला आपने जान लिया, ये पहला गलत है, क्योंकि सीपीसीबी के बारे में कहा जा रहा है ये क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि गलत है। फिर दूसरा आता है कि एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस, सही है, हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, ये आप ऐसे भी सही कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल, देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपको देखने में बहुत एक लंबा स्टेटमेंट लग रहा है ना, बट देखिए कितना ईजी है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस, जाहिर सी बात है, नाम ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से आपको नहीं पता चला एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको तो सही मानेंगे ना। दूसरा है हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। अब अगर ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो कोर्ट का एक सब्स्टिट्यूट ही कहेंगे ना ट्रिब्यूनल को।
तो लिटिगेशन को कम करने में ये यूज किया जाएगा ट्रिब्यूनल को, ये भी सही है। फिर तीसरा सीपीसीबी के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। सीपीसी मतलब कि ये पार्ट में बता रहा हूँ, पहला पार्ट ये सही माना आपने, दूसरा पार्ट सही माना, तीसरा पार्ट कि सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। मतलब 3 स्टेटमेंट्स इसमें दे दिए हैं। ये आधा जो पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट, इसी में 3 स्टेटमेंट्स अपने आप हैं। सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम, फिर अगर इसको तोड़ें आप तो सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ वेल्स एंड इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। अब नाम है इसका क्या, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो किसका पोल्यूशन कंट्रोल करेगी भैया, किसका करेगी पोल्यूशन कंट्रोल, एयर का ही करेगी, वाटर का ही करेगी। तो इस तरीके से करके जो ये जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ ना, ये आपको हॉल में बहुत जल्दी करना होता है। तो ऐसे ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इतना टाइम नहीं लगाना है, लेकिन एनालिसिस करने अगर आप समझ गए तो ये झूठ बात नहीं है जो कोई कोई कहता है ना कि वो लगातार 160 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 110 स्कोर करने में भी दम निकल जाता है लोगों का। तो वो सही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, जो मैंने पहले आपको कहा था कि चूँकि मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप क्वेश्चन सेटर के माइंड में आप घुस सकें, आपको पता हो ये चीज़ कि वो स्टेटमेंट डाली ही क्यों, क्या कारण था स्टेटमेंट डालने का। ठीक है, तो इसीलिए एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर मॉड्यूल का उद्देश्य ही है। तो मैंने आपको कहा था ना इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, तो जाइए देखिएगा, लिंक में भी डाल दिया हमने, और चाहे तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उसमें पूरी तरीके से हमने अच्छी तरीके से बताया है कि ये करंट अफेयर मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है, आपको किस तरह से बताया जाएगा और क्या क्या चीज़ इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर इस इशू को हम बंद करते हैं। इस इशू के बाद हम लोग नेक्स्ट इशू पे जंप करते हैं जो कि है लेटरल एंट्री, जो सीधा सीधा आपको भी इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो भी देखते हैं हम लोग। तो यूपीएससी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है, आपको पता ही है, जो हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम देखते हैं जो ये यूपीएससी हर साल लेती है। तो इसमें हम आईएएस आईपीएस जो सेंट्रल सर्विस हैं और फिर ऑल इंडिया सर्विस हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक रेगुलर एग्ज़ाम होता है जो 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, एक्चुअली सेकेंड 2 स्टेज ही होता है, लेकिन हम लोग मेंस को भी जो रिटन है और इंटरव्यू है उसमें हम लोग बांट देते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए 2 स्टेज है, मतलब स्टेज 3 है लेकिन वो 2 नाम लेती है, एक हो गया प्रीलिम्स और एक हो गया मेंस। मेंस में ही रिटन और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो लेटरल एंट्री क्या होता है, लेटरल एंट्री नाम से ही पता चलता है कि अगर यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो या तो आप ऐसे जाइए जो सीधा रास्ता है, या फिर एक पगडंडी पकड़ लीजिए ऐसे जाइए, ये हो गया लेटरल एंट्री। ठीक है, और ये जिस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी है, आपने सीधा उसको रिक्रूट कर लिया है ना, और एक ही आप एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के थ्रू कर उसको भर्ती कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कुछ बच्चों को छांट रहे हैं, फिर रिटन में कुछ को छांट रहे हैं, फिर इंटरव्यू में छांट दिया। ठीक है, तो इससे अलग क्या है लेटरल एंट्री। आप चाहे तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं और आपने यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो नोटिफाई कर रही है लेटरल एंट्री को। ठीक है, तो आप वहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर टाइम वेस्ट करने का। मैं आपको यही बता देता हूँ लेटरल एंट्री, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लेटरल एंट्री क्या होता है। मैंने वो ए बी करके बताया ना कि एक एग्जामिनेशन के थ्रू, एक होता है कि एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि 3 से 5 साल के लिए होता है, और उस पर आप उनको नौकरियां देते हैं। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो इशू क्या है कि 3 पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और 27 पोस्ट डायरेक्टर के लिए इन्होंने नोटिफाई किया है यूपीएससी ने। बट मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है जितनी ही पोस्ट है ये अनरिजर्व्ड है। ठीक है, अब इशू को डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले देख लेते हैं लेटरल एंट्री होता क्या। लेटरल एंट्री की बात कहाँ से की गई, कहाँ से ये निकला लेटरल एंट्री, क्यों ज़रूरत है लेटरल एंट्री की। नीति आयोग और एक सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इन्होंने रिपोर्ट दी। नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम है 3 ईयर एक्शन एजेंडा। इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, 2017 में सबमिट हुआ, और उस रिपोर्ट में बात की गई थी कि क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्रेटरीट में कुछ ऐसी वैकेंसियाँ निकाले यूपीएससी के थ्रू जो कि
लेटरल इंट्रांस को भर्ती की जाए उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। एंड इट वुड बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट विच इन नॉर्मल कोर्स कैसे रिक्रूट होता है, एज ओनली कैरियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम दी ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस। अभी हमने देखा जैसे आईएएस हो गया इंजीनियरिंग सर्विस से, ठीक है। अभी आईआरएमएस के लिए बात हो रहा है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का, फिर हम लोग वैसे भी दे रहे हैं आईएएस आईपीएस वगैरह, तो ये सब होता है, ठीक है। मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब आप लोग भी दे रहे हैं ना। चले, तो इसके अलावा हम ये जानेंगे कि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर है ये कितनी बड़ी पोस्ट होती है। जैसा कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लीजिए इस हायरार्की के थ्रू। जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक सबसे ऊपर का पोस्ट होता है सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर्स। किन पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ हैं? जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और डायरेक्टर के लिए, ठीक है। इसके लिए कितनी है? 3, और इसके लिए 27, ठीक है। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। बट जो प्रॉब्लम है लेटरल एंट्री का, वो प्रॉब्लम रिजर्वेशन का तो है ही, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। बट गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, या फिर अगर हम लोग क्वेश्चन करें कि क्या गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री के थ्रू पहले अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो जी हाँ किया है। 2018-19 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू लेटरल इंट्रांस को, जो 9 इंट्रांस थे, मतलब कि जितने वैकेंसियाँ भरी गई 9 वैकेंसीज थे, जो कि सिंगल पोस्ट कैडर के तहत आते। सिंगल पोस्ट कैडर मतलब समझ रहे, एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में एक पोस्ट, ठीक है। तो इसके तहत अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में 9 मिनिस्ट्रीज़ में 9 पोस्ट थे, उसमें भर्तियाँ हुई 2019 में। फिर इस बार क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इस बार क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो भर्तियाँ हो रही है ना, उसमें रिजर्वेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। सिंगल पोस्ट में तो रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सिंगल पोस्ट कैडर में रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। बट अभी जो रिजर्वेशन निकला है, अभी जो वैकेंसीज निकली है, उसमें 3 + 27 वैकेंसीज है। तो फिर यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो बात यहाँ पे फंसी हुई है। और इन्होंने कहा है वैसे कि लेटरल एंट्री से पहले भर्ती हुई है। हमने अभी जैसा कि देखा 18-19 में भर्तियाँ हुई है, वैसे उसमें से एक ने छोड़ भी दिया था, ठीक है। पता नहीं उसमें क्या प्रेशर आया उन पे, जो न्यूज़पेपर में कवर किया गया उसमें कि एक कोई शख्स थे, शुक्ला क्या नाम था उनका, तो नाम ज़रूरी नहीं है, कि उन्होंने 1 साल में ही छोड़ दिया और फिर से चले गए कि हम प्रोफेसर ही ठीक है भैया, हमें नहीं करना है, ब्यूरोक्रेट नहीं बनना, ठीक है। फिर 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, told Rajya Sabha that government has from time to time appointed some prominent persons from specific assignments in government based on their specialized knowledge and expertise in the domain area, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है, और सही बात है, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। जैसे कि एक शख्स है, नाम है सैम पित्रोदा, कुछ लोग आप लोग जानते भी होंगे। सैम पित्रोदा अभी भी ये पर्सनल एडवाइज़र हैं राहुल गांधी के, माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर करने में, ठीक है। तो ये कौन, ये ब्यूरोक्रेट थे? ब्यूरोक्रेट नहीं थे, ये बाहर रहते थे, राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके कहने पे ही ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं क्रिटिसिज्म किस बात पे हो रही है। जो पहला क्रिटिसिज्म है और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है, वो बेस्ड है आर्टिकल 16(4) के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो रिजर्वेशन यहाँ क्यों नहीं दिया गया, क्वेश्चन यहाँ रेज हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आर्टिकल 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अंडर द स्टेट मतलब समझ रहे हैं ना, स्टेट का डेफिनेशन पता है ना आपको। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। स्टेट मतलब यहाँ राज्य नहीं हुआ। जितने लोगों ने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ा है, ठीक से पढ़िए। अगर आपको नहीं पता है स्टेट का डेफिनेशन क्या है, जाके देखिए आर्टिकल 12 में स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया है। स्टेट कोई भी हुआ, ठीक है। मैं शॉर्ट में कहूँ लेमन वर्ड में, तो जो सरकारी पैसा लेता है ना, वो स्टेट कहलाता है। एक डीएम वो भी स्टेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके नोटिफिकेशन से अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो स्टेट का डेफिनेशन जाके देखिए आर्टिकल 12 में, अगर आपको स्टेट नहीं पता है तो। फिर है द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू यूज़ द लेटरल एंट्री एज अ बैकडोर। ये एक क्रिटिसिज्म है। एक कौन साइड में आप लिख सकते हैं कि जो चॉइसेस है
मतलब कि हम अपने आदमी को रखेंगे, अपनी चॉइस के आदमी को। और इससे क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इसके ये रिस्पॉन्सिबल तो है एक दूसरे के लिए, बट इंटरफेयर करते हैं ये लोग एक दूसरे के कामों में, ठीक है। अब ये तो इसके काम में नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव जरूर करेगा एग्जीक्यूटिव के काम में, समझ गए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप अपनी चॉइस का इतने बड़े पोस्ट पे किसी अपनी चॉइस को आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव या डार्क साइड है इस लेटरल एंट्री का। दिस मूव इज अगेंस्ट द स्प्रिंट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर ईयर्स। ये मैं आपको कह रहा था कि डायरेक्टली आपको भी अफेक्ट करेगा। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि 2011, 12 या 13 के बाद लगातार वैकेंसियाँ कम हो रही हैं, और अभी फिर IRMS के बारे में भी बातें हो रही हैं। ये अगर बन गया तो इसमें से जो टेक्निकल वैकेंसीज़ हैं वो आप समझ लिए 200 से 250 के बीच कहीं निकल जाएगा। ये जो 650-700 वैकेंसियाँ अभी आ रही है, इसमें से इतने तो निकल नहीं जाएंगे। तो जो 2008-9 में वैकेंसियाँ जितनी आती थी उतना फिर आने लगेगा। अब फिर अगर लेटर एंट्री के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे वैकेंसियाँ कट होंगी। भले आप जितने भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बट फिर भी ये इफेक्ट तो करेगा, ठीक है। तो ये भी एक है कि दिस मूवी इज अगेंस्ट द एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर ईयर्स, ठीक है। तो आपने देख लिया क्रिटिसिज्म क्या है और कौन कौन से कंसर्न है। अब हम जो बात कर रहे थे उस वक्त, पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो 3+27 जो वैकेंसीज़ हैं इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो 2019 के अंदर तो आपने बता दिया, जो गवर्नमेंट के द्वारा दलील दी गई कि वो चूँकि सिंगल पोस्ट कैडर के तहत, सिंगल पोस्ट कैडर के तहत मतलब कि एक ही वैकेंसी है एक मिनिस्ट्री के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें रिजर्वेशन की कोई बात नहीं हो सकती है। तो वो चलिए सही बात है, लेकिन इस बार इशू में क्यों है, इसलिए इशू में लेटरल एंट्री क्योंकि ये जो 3+27 है ये गवर्नमेंट कह रही है कि 13 पोस्ट कैडर के तहत 13 पॉइंट रोस्टर, इस रोस्टर के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। 13 पॉइंट्स रोस्टर आपके लिए वैसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस इशू को अगर आपको समझना चाहते हैं लेटरल एंट्री को, और आप UPSC सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको समझना चाहिए 13 पॉइंट रोस्टर क्या होता है, क्या किस बेसिस पे इस पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं 13 पॉइंट रोस्टर आपको बताता हूँ, फिर देखते हैं गवर्नमेंट क्या कह रही है। वैसे चलिए जान लेते हैं, गवर्नमेंट 2 ही पॉइंट है। पहला तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं वैसे इसके बारे में। और दूसरा जो बहुत अच्छा काउज दे रही है कि इससे 2 ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होगा। पहला क्या है कि फ्रेश टैलेंट आएगा, अच्छी बात है, फ्रेश टैलेंट आएगा, ये तो अच्छा गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा कि जो मैन पावर अवेलेबल है, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं हमारे पास, क्यों ना हम उसको गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में, जो कि भारत को आगे बढ़ाएगा, क्यों ना हम उसके लिए यूज़ करें उनके कैलिबर को, ठीक है, पॉलिसी बिल्डिंग के लिए यूज़ करें। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। तो लेटर एंट्री अपने आप में अच्छा स्टेप है, ठीक है। बट इसका अगर डार्क साइड पूछा जाए, डिसएडवांटेज पूछा जाए, तो आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। चलिए रिजर्वेशन की अगर बात करें, रिजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है और ये सही है, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट के अनुसार। बट जो वो बैकडोर वाली बात हमने देखी थी ना, वो एक डार्क साइड है, वो हमेशा से होता रहा। रिजर्वेशन को अगर आप पढ़िए, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब वो जो इमरजेंसी वाला पीरियड है, इमरजेंसी वाले पीरियड को आप पढ़िए या फिर उसके बाद ही पढ़िए, तो लेजिस्लेटिव क्या करती है, अपनी यूज़ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ये जुडिशरी को भी इंटरफेयर करती है और फिर एग्जीक्यूटिव को तो इंटरफेयर हमेशा से करती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। तो चलिए अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर के तहत कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसी वजह से 2019 में तो हमने देखा सिंगल पोस्ट कैडर में हो रहा था, तो इसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं थी। लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर के बेसिस पे अगर अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, तो 13 पॉइंट रोस्टर में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता इसमें भी। क्यों? क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर के तहत अपॉइंटमेंट को अगर आपको निकालना है, पोजीशन निकालना है, किस पोजीशन पे किस कैटेगरी से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, तो सिंपली आप क्या करते हैं, 100 को डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मान लीजिए OBC का 27% रिजर्वेशन है, और जितनी भी वैकेंसीज है, 1 2 3 4 5 6 जितनी वैकेंसीज है, इनमें से किस पोस्ट पर OBC को मिल सकता है, तो ऊपर के 3 पोस्ट नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि 100 से जब डिवाइड कर 100 को डिवाइड करेंगे जब
जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी का परसेंटेज है, मतलब 27 से, तो कितना आता है 3.7 से इस फल। इसका मतलब है जो 3 वैकेंसीज़ हैं, 3 वैकेंसीज़ पे ओबीसी का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह एससी 6.66 आया, इसका मतलब है एससी को 6 पोस्ट, जो शुरू के 6 पोस्ट हैं वो 6 पोस्ट एससी को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से एसटी को कितना हो गया 13 पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर के तहत अपॉइंटमेंट्स किया जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि अपने आप में जो वो 16(4) आर्टिकल याद है ना, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, उस पर डिस्कशन हो सकता है आगे। लेकिन अभी के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम चूँकि अपॉइंटमेंट 2020-21 वाला 2021 वाला 13 पॉइंट रोस्टर के बेस पे ही कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे पोस्ट आप जाके देखिए अनरिजर्व्ड ही हैं, जितने ही पोस्ट हैं। क्यों? किसी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट ने 3 पोस्ट से ज़्यादा इन्होंने दिया ही नहीं। सिंगल पोस्ट इसमें भी है वैसे, ठीक है, और है भी। अगर डायरेक्टर के लिए मान ली 27 पोस्ट है, तो 3 पोस्ट से ऊपर किसी में भी, किसी डिपार्टमेंट, किसी मिनिस्ट्री, सिंगल मिनिस्ट्री में नहीं है। तो जो सिंगल वर्टिकल होता है, उस वर्टिकल में अगर 1, 2, 3 पोस्ट ही है, तो ओबीसी हो या फिर एससी हो या फिर एसटी हो, इनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो बात यही है। तो हमने अब देख लिया कि लेटरल एंट्री वाला इशू क्या था। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। देखिए, ये जो हमने इशू को कवर किया है, ये जो न्यूज़ हमने लिया है, वो बेसिकली क्या है कि कोविड-19 का जो आफ्टर मैथ है, आफ्टर मैथ मतलब जो इनका इम्पैक्ट रहा, कोविड-19 सिचुएशन का जो इम्पैक्ट रहा इकॉनमी पे, या फिर जो लिविंग बिंग जितने भी थे, और जो लाइवलीहुड है लोगों का, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो पड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, आप वैसे तो देख सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, अगर आप कवर करें तो डेली अपडेट्स आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वेव के बारे में ये बात की जा रही है अब तो ये सारे इशूज़ तो आपने कवर किया ही होगा। बट वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है, ये फोकस्ड है एजुकेशन पे। इनका कहना है कि एजुकेशन बजट पे क्यों कट कर रही है कंट्रीज़, और वो भी वैसे कंट्री जहाँ पे एजुकेशन का कुछ खास परसेंटेज नहीं देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पे एडुकेटेड पर्सन बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो वैसे लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात कर रही है वर्ल्ड बैंक कि इन्होंने अपने एजुकेशन बजट को कम किया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम वैसे देख लीजिए, ये रिपोर्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मे भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछे, ज़्यादा चांस है नहीं पूछने। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो यूनेस्को का है और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों कोलैबोरेशन में इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 29 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया है, इनके एजुकेशन बजट को। और इस बजट के हिसाब से पता चलता है कि तो SDG 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि एजेंडा 30 भी कहते हैं। ठीक है, एजेंडा 2030। तो इसका जो SDG गोल 4 है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होगा इन कंट्रीज़ का। SDG 4 क्या है देख लेते हैं। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। हम लोगों ने देखा है कि स्कूल कॉलेजेस अभी भी नहीं खुली ठीक से। इसका मतलब है कि एजुकेशन पे बहुत भारी इफेक्ट हुआ है कोविड-19 का, और उसके बावजूद भी अगर एजुकेशन बजट कम किया जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया भी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो SDG 4 है, मेन कंसर्न वर्ल्ड बैंक का यही है कि SDG 4 जो है ना, ये हमारा फुलफ़िल नहीं होने वाला है, जो टाइम ड्यूरेशन जो हम लोगों ने रखा है टारगेट। ठीक है, चलिए कुछ कंसर्न्स को देख लेते हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है। इट इज़ नॉट क्लियर, वर्ल्ड बैंक कहती है, इट इज़ नॉट क्लियर दैट कंट्रीज दैट हैव सीन अ डिक्लाइन इन देयर एजुकेशन बजट विल बी एबल टू सपोर्ट ग्रोइंग स्कूल एज पॉपुलेशन। जो इनका मेन कंसर्न है दैट इज़ अबाउट दी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इनके ऊपर है कि जितना भी हमारा ये प्रोग्राम है, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, तो हमने जो बजट कट किया, देखिए 6% हमने स्लैश डाउन कर दिया। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप अमाउंट देखें 2020-21 का और 2021-22 का, जो नेक्स्ट ईयर वाला है 2020-21, 2019-20 का, तो आपको साफ दिख जाएगा कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए
ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल एजुकेशन है कहीं ना कहीं इस पर भारी इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा कंसर्न है कि डिस्पाइट द अर्जेंट नीड फॉर एडिक्वेट फंडिंग टू अलाउ स्कूल सिस्टम टू रीओपन सेफली, ठीक है, जैसा हम लोग अभी पहले ही बात कर रहे थे कि चूँकि इस वाले सेक्टर को ना, एजुकेशन सेक्टर को और स्कूल्स को खासकर सेफली रीओपन करने के लिए, खोलने के लिए हमें और भी फंडिंग की ज़रूरत थी, और वहीं फंडिंग को कम कर दिया गया। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, आपको पता होगा, हम लोग बात भी करते हैं कि चाहे कोई कितना भी गरीब हो, कोई बीपीएल कैटेगरी का है, देखेंगे आप वो गांव छोड़कर शहर सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि वो सिर्फ कमा सकें अच्छा खासा, कमा इसलिए भी सके कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे सके। तो वो कहते हैं ना कि पेट काट कर पढ़ाना, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। तो उसकी बात अभी हो रही है कि हाउस होल्ड एजुकेशन स्पेंडिंग एज ए शेयर ऑफ जीडीपी इज़ कंपेरेटिवली हाई इन लो इनकम कंट्रीज, फिर भी पेंडेमिक के कारण इनके हाथ तंग हो गए। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की थी कि वो इनको हेल्प करे, ठीक है, इनके बच्चों के एजुकेशन पे, जो कि अब नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसके बाद का जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट दी TEQIP, जो कि रूरल एजुकेशन पे रिलेटेड है, लेकिन ये रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड है। चलिए इसको एक क्विक रिव्यू देते हैं कि TEQIP होता क्या है, ठीक है। तो TEQIP क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इसमें IIM और IIT से रिलेटेड जो फैकल्टीज़ हैं, जो पढ़े हुए लोग हैं, वो आते हैं, वॉल्टरली आते हैं। जो रूरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज पे ही फोकस्ड है, ठीक है। तो आप कोई भी कॉलेज के बारे में आप मत सोचिएगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये क्या करते हैं, एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। और जो TEQIP है, ये 3 फेजेस में स्टार्ट किया गया था, 3 फेजेस के तहत 2002 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो जो तीसरा फेज है, ये मार्च में ख़त्म होने वाला है, ओके। अब मार्च में ख़त्म होने वाला है, और जो टीचर्स हैं उनका कंसर्न ये है कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो मेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कवर किए गए हैं, जैसे कि 7 लो इनकम स्टेट्स में, और जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, और अभी उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर यूटी, ठीक है, फिर अंडमान निकोबार, 2 यूटी हो गए, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, और फिर उत्तराखंड। इन सब के इंजीनियरिंग, रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज जो सेलेक्टेड कॉलेजेस हैं, जो बहुत पिछड़े हुए कॉलेजेस हैं उन एरियाज़ के, तो उनमें ये एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे। अब एक तो उन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरी बात, इनके जो हमने देखा था 1200 टीचर्स, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं जॉब कट, ठीक है। वैसे चाहे तो ऑप्शन इनके पास होता है, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं, बट इनका कंसर्न है कि हमने वॉलंटरली इतने पिछड़े हुए एरियाज़ में, चूँकि इनको करोड़ों का पैकेज मिल सकता है IIT IIM से, लेकिन फिर भी ये वॉलंटरली, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार इन्होंने चुना ये रास्ता कि हम जाएं और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो पिछड़े एरियाज़ के लोग हैं, उनको हम जो हम लोगों ने पढ़ाई की है IIT IIM से, क्वालिटी एजुकेशन हमने प्राप्त किया है, वो हम इनको भी दें, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ ख़त्म होने जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर इसके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कुछ स्टेप ले रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करने का सोचा है, प्रोजेक्ट, इसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, शॉर्ट में MERIT, MERITE, ठीक है, MERITE। लेकिन इनका कंसर्न क्या है, टीचर्स क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर्स क्या कह रहे हैं, उनका कहना है मार्च में तो ख़त्म होने जा रही है, लेकिन मेरिट जो आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे ही है। और हम जानते हैं इनका कंसर्न क्या है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होता है, उनको इम्प्लीमेंट करने में कभी कभी सालों लग जाते हैं, ठीक है, और ये मार्च में ख़त्म होने जा रहा है 2020 में, तो इनका फिर क्या होगा, ठीक है, ये मेन कंसर्न इनका। तो ये था हमारा आज का इशू जो हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। अब कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं। अच्छा मैं बता दूं, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ज़रूरी नहीं है
हर टॉपिक से आपको प्रीलिम्स का मिले, हर टॉपिक से मेंस का मिले, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी। वैसे तो इश्यूज़ कवर करते हैं हम लोग, और कोशिश रहती है हर इशू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है। और मेंस का तो मिलेगा ही, बट प्रीलिम्स का पहली बात तो जो प्रीवियस ईयर है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से आपको ये पता चलेगा कि आपको एनालिटिकल पावर डेवलप करने की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो हम मेन जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा डिस्कशन पे, इशूज़ का डिस्कशन, ठीक है, और एनालिसिस करने पे, और वो आपको मेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। और मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। लेकिन मॉडल क्वेश्चन भी आपको देते रहेंगे, और भी बहुत सारे मॉड्यूल है। करंट अफेयर मॉड्यूल के बाद आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा, और टेस्ट सीरीज जब लॉन्च होगा उसमें तो आपको ये सारी कवर्स होंगी ही, जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी से लेके, और जो एडवांस जो टेस्ट होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें कवर होंगी। जो हम करंट अफेयर मॉड्यूल में जितने इश्यूज़ कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा वीडियो है उसके अंत में आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड भी मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेन फोकस हमारा क्या है? एनालिसिस पे, और वो आपको मेंस में कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्प करेगा। बट प्रीलिम्स में आपको क्या देखना है? प्रीलिम्स में देखना है कि किस तरीके से ये एनालिसिस आपको कवर हो सकता है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपको हो सकता है आपको ये लगे कि हमारा क्या प्रीलिम्स कवर नहीं होगा। ऐसी बात नहीं। आप तो देख ही रहे मॉडल क्वेश्चन में प्रीलिम्स में दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी आप ये देखते हैं ना शॉप्स पे, जितने ये फर्रे रहते हैं, मतलब कि आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी पत्रिकाएं आप पढ़ लीजिए, या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं जो आजकल 15-20 मिनट में आपको कवर करके देते हैं कि करंट अफेयर्स। आप हज़ारों टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्या होता है? एक टॉपिक मुश्किल से नहीं फंसता होगा। और ऐसा मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और मैं देखता हूँ भाई हर साल के क्वेश्चंस। तो जितने भी आप क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिए, कुछ भी आप जितने भी करंट अफेयर्स देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको करंट यूपीएससी पूछेगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी नहीं आने वाला है, और वैसे भी नहीं आता है। इसलिए हमारा मेन फोकस क्या है? आपके अंदर एक एनालिसिस पावर, एनालिटिकल पावर डेवलप करने का। कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे आपके लिए, जहाँ पे आपको बताएंगे आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं, फिर भी आप स्टेटमेंट को देखकर किस तरह से क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। और इसकी ज़रूरत होती है। क्यों? 30 से 40 क्वेश्चन तो सबको आ रहा होता है, ठीक है। किसी को 30 भी नहीं आ रहा होता है, और वो 120 मार्क्स लेकर आते हैं। कैसे? यही एनालिटिकल पावर। टॉपिक नहीं पता है, कोई बात नहीं, टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं, बट हम स्टेटमेंट एनालाइज करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एनालिसिस का जो मेन आपको फ़ायदा मिलेगा, मेंस में तो डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, प्रीलिम्स में इंडायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैं क्लेम कभी नहीं करूँगा आपको कि करंट अफेयर जो कवर कर रहे हैं, वैसे आपको वेबसाइट पे करंट अफेयर से रिलेटेड प्रीलिम्स फैक्ट्स करके आपको एक मिल जाएगा, तो उसमें सारा कुछ कवर रहेगा, जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट में कोई स्पीसीज पाया गया, ब्लू फ्रॉग पाया गया, तो इससे भी रिलेटेड ऐसे भी आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यही सब चीज़ आप चैनल्स पे देखते होंगे, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए मेरा भी जो मेन फोकस रहेगा सिविल्स ओनली का, वो करंट अफेयर्स मॉडल पे, करंट अफेयर मॉडल के तहत जितने भी सेशंस होंगे उनमें एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस इशूज़ पे ज़्यादा होगा मोर देन टॉपिक, ठीक है। तो आपको प्रीलिम से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मॉडल क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और मेन से रिलेटेड आपको हर इशूज़ से रिलेटेड मिलेगा, और ये मैं चाहता हूँ आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और जो हमारा वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं, civilsolid.in पे आपको रिमार्क्स भी दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ अगर अपनी गलतियां की है उसके बारे में भी आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा, और आप चाहे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे या मेल के थ्रू, ठीक है। और जितने भी इशूज़ कवर किए जाएंगे उनके पीडीएफ्स आपको लिंक में नहीं मिलेंगे, उनके पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना होगा www.civilsolid.in। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पीडीएफ कंपाइल किया गया है, आप जाइए उसको भी देखिए। तो आप एक तरफ वीडियो देखेंगे फिर पीडीएफ देखेंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये सब आप जाके
कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर करेंट अफेयर मॉड्यूल, इसको जाके चेकआउट कीजिए। इसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं, और चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसको वॉच कर सकते हैं।